राजनीति सबसे टॉप लेवल की चीज़ है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। क्या कर सकते हैं सत्ता में आने के बाद, वो मैं अभी से बता रही हूँ। एक एक का हिसाब चुकता होगा। चुनाव लड़ना कभी सोचे थे कि माइंड में कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का चुनाव लड़ूंगा? 24 तक मैं अच्छा। इन अशोक महतो जी से जो मेरी शादी हुई वो मेरी पहली शादी है। और कि नन्हे कल किलकारी कब गूंज रहे अशोक महतो जी के मकान में? कभी तो नहीं। 25 के चुनाव के लिए तैयार हैं अनीता जी? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ाएगी और जहाँ से भी लड़ाएगी वो पार्टी का आउटलुक है। आपका मतलब कि जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, हाईली एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, अचानक से इधर पॉलिटिक्स में आ गए, शादी किए, सब अचानक से सब बदलाव कैसे हुआ? बोलते बोलते माघी भी बोले लगलू हल, तब माघी बोले लगी सीख गलू है। हाँ, सीख गए। ये भाषा, बिहार की भाषा मुझे इतनी प्यारी है, मैं बता नहीं सकती। तो इन्होंने हमेशा जो भी किया है वो सामाजिक न्याय के लिए। ये जो हार है ये हराई गई है, ये आंखों देखा हाल मैंने देखा है। कि मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में एज ए चीफ फार्मासिस्ट। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा के बढ़ौना में और हमारे बगल में अनीता जी हैं, अशोक महतो जी की वाइफ। और अचानक से ये ट्रेंड में आया 2024 के लोकसभा चुनाव में, और आज हम जानेंगे इनके बारे में, नेताजी के बारे में, कि आखिरकार ये नेताजी यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे हैं, इनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, इनका क्या निजी जीवन का बैकग्राउंड रहा है। तो देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैडम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी शुभकामना अमित जी। मैडम, सबसे पहला सवाल यही होगा कि बचपन से लेकर के यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर हमारा बिहार और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे हैं। और हमारी पूरी एजुकेशन ये मोस्टली कहिए कि पूरे बिहार में, मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र कभी 3 साल, कभी 2 साल, कभी 4 साल ऐसे होती थी। तो हमारे बहुत जगह कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, धनबाद, जब बिहार और झारखंड कंबाइन थे, सेपरेट नहीं हुए थे, तो हमारी एजुकेशन धनबाद की भी है। तो इसी तरह फाइनली हम लोग सब कोई पटना में और हायर एजुकेशन के लिए रह गए। वहाँ से मैंने मेडिकल की कोचिंग करी और कदम कुआं, वहाँ से मेडिकल की कोचिंग हुई। उसके बाद फिर आगे बस चलता गया। अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में एज ए चीफ फार्मासिस्ट। अच्छा, मतलब कि जॉब आप कर रही थी। आपका होम टाउन कहाँ है मैम? होम टाउन बताए ना, लखीसराय। अच्छा, लखीसराय के मतलब कि प्रॉपर रहने वाले हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है अनीता जी का? फैमिली बैकग्राउंड देखिए, हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। मम्मी पापा अभी नहीं हैं, नो मोर। और बाकी सभी भाई बहन अपनी जगह सेटल्ड हैं। और मैं और एक और भाई, मेरा जो फिजिकली चैलेंज्ड एक ब्रदर है छोटा, वो दिल्ली में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे PWD में है। मतलब कि सब लोग कहीं ना कहीं सेटेड हैं। तो आपका मतलब कि जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, हाईली एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, अचानक से इधर पॉलिटिक्स में आ गए, शादी किए, सब अचानक से सब बदलाव कैसे हुआ? ये सारी चीज़ें, एक तो जैसे उन्होंने कही ना कि ये लिखा होगा, विधि का विधान होगा, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग करके तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। और मेरी सोच में भी नहीं थी। मेरी परिस्थितियाँ जो भी थी, तो सब चीज़ मोटा मोटी कह सकते हैं बहुत अच्छा ही रहा लाइफ में। हाँ, स्ट्रगलिंग रहा, नो डाउट, क्योंकि मेरे एक फिजिकली चैलेंज्ड ब्रदर था मेरे साथ में, और पेरेंट्स नहीं रहे, और सभी भाई बहन अपने अपने जगह पे पढ़ाई लिखाई करते हुए सेटल्ड हुए। तो मैं अनमैरिड ही रही। अच्छा, हाँ, 2024 तक? हाँ, ये पहली शादी ही है मेरी। हाँ, अभी और सभी की नहीं हुई है? हाँ, अभी और जो भाई मेरी जो कह रहे हैं कि अभी 2024 तक मैं इन अशोक महतो जी से जो मेरी शादी हुई वो मेरी पहली शादी है और आखिरी शादी है। मैंने अनमैरिड थी। और ये ब्रदर के साथ, मैं फिजिकली चैलेंज जो ब्रदर हैं उनके साथ है
मैं भी जॉब कर रही थी, वो भी अपने जॉब सेटल्ड थे, और मेरे बड़ी बहन भी मेरे साथ रहते थे, उनके फैमिली भी, जो अभी एक बेटा है उनका जो बचपन से हम लोग के साथ रहा, वो बच्चा अभी आयुष कुमार कमल, वो अभी IIT बॉम्बे में है, फाइनल ईयर। चुनाव लड़ना कभी सोचे थे कि माइंड में कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP का चुनाव लड़ूंगा? नहीं, मैंने राजनीति के लिए सोचा नहीं, और ये चुनाव को मैंने किसी मद्देनज़र से कभी मेरी सोच में थी ही नहीं, ये शादी के बाद ही हुआ। दूसरी, जहाँ तक आप राजनीति के बारे में अगर पूछेंगे तो राजनीति को मैं बहुत माने पूजा की तरह देखती हूँ। राजनीति, लोग कहते हैं ना कि गंदे तरह से लोग राजनीति एक माने शब्द का भी उच्चारण करते हैं ना राजनीति को, तो बहुत, तो मैं इस पर हमेशा कटाक्ष करती थी लोगों को कि राजनीति को आप लोग इस तरह से क्यों करते हैं, बदनाम करते हैं, रिप्रेजेंट गलत तरीके से। हाँ, रिप्रेजेंटेशन इनकी गलत होती है। राजनीति सबसे टॉप लेवल की चीज़ है, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसमें पूरे आवाम की हक और अधिकार दिलाने के लिए आप समर्पित होते हैं, और जो सत्ता पे होते हैं, बैठाने वाले भी आवाम ही होती है, और नेता बनाने वाली पूरी आवाम ही है। तो आप जब सत्ता गलत करती है तो उसको आप उतारते हैं खींच के, है ना। तो राजनीति को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है राजनीति, सेवा नीति है ये 100%। तो सेवा करने के भाव से मतलब कि चुनाव लड़ लिए सर बोले तो? देखिए, सेवा के भाव तो मेरे में स्पिरिचुअल ही पर में, हाँ, स्पिरिचुअली मेरे पेरेंट्स ने जो माहौल दिए हम सभी भाई बहनों को, वो वैसा ही था। हमारा डिसिप्लिन्ड था मेरे घर में काफ़ी, हाँ। तो उसी के वजह से हम लोगों ने सब वैसे ही एजुकेशन मिली। भगवान के दया से जितनी ही एजुकेशन हो पाई हमने वो बहुत ईमानदारी से अपने पूरे किए। लेकिन जो कहते हैं ना कि अंदर से सेवा का भाव, वो हमेशा रहा, क्योंकि एज प्रोफेशन भी देखिए इस मेरे अंदर में लिखा हुआ था, क्योंकि मैं तो प्रशासनिक पढ़ाई करना चाहती थी। मेरे घर में बहुत लोग हैं जो अच्छे से IAS IPS BPSC UPSC ये की तैयारी, मैं भी वही करना चाह रही थी। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स की हार्दिक इच्छा थी कि बेटियां मेडिकल लाइन में आए, तो उनकी बातों पे मैंने मेडिकल लाइन में आए। तो जो लाइन भी मुझे मिला, मेरे अंदर में था कि मुझे जैसी डिसिप्लिन में रखना चाहते थे तो मैं ढल जाती थी बहुत आराम से, और उसी में मैं ईमानदारी दिखाती थी, क्योंकि कोई भी चीज़ को बुरा तो होता नहीं, हर एक चीज़ में दो पहलू होते हैं। आप कैसे लेते हो किसी काम को करने के लिए, और उसमें परफेक्शन लाने के लिए, उसमें रिजल्ट अच्छा देने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, खुद पे निर्भर करता है। तो ये चीज़ें मेरे पिताजी मुझे कहते भी थे कि इसमें व्यावहारिकता बहुत है, अब नहीं है। तो मुझे लगता है ये शादी और ये सारी चीज़ जो उपलब्धियां दिख रही है, वो कहीं ना कहीं से पूरी आवाम के साथ स्पिरिचुअली वो हमारे पेरेंट्स की रूह मुझे आशीर्वाद दे रही है, और ये जिम्मेदारी का पूरा एहसास भी कराते हुए जो भी करवाएगी आज अच्छा, वो सब अच्छा होगा। और मैं सबको मतलब अंदर से मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश होगी 100% उतरने की। मतलब कि जनता के विश्वास पे खरा उतरने के लिए हमेशा तत्पर। जो वहाँ पे जॉब कर रही थी उसको आप क्या बोलते हैं, क्यूट कर गए हैं? हाँ, मैंने रेजिग्नेशन देके तब चुनाव लड़ी। अभी मतलब कि प्रॉपर एक हाउस वाइफ बन करके रह रही हैं? इसको एज हाउस वाइफ क्या कहेंगे, ये जिम्मेदारी से, ये शादी को मैं एक बहुत जिम्मेदारी में देखती हूँ, डबल जिम्मेदारी। हाउस वाइफ देखिए इतने समर्पित हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि देखिए ये शादी कराने की पूरी 100% जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने मेरे बड़े जीजा जी, जो इनका नाम अभय कुमार कमल है, जो बड़ी दीदी, उनके परिवार वालों ने किए ये। अगुआ मतलब आपके जीजा जी? हाँ, उन्होंने किए। मैंने कह भी रही थी पहले कि मुझे शादी करना ही नहीं है, मेरी जो जिम्मेदारियाँ जिस तरह से है मुझे, और जिस तरह से मैं सेटल्ड हो गई हूँ अब, और वहाँ भी जब आएंगे नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल में जहाँ थी मैं, वहाँ भी मुझे लोगों के साथ, पूरी आवाम के साथ जो थे उनकी सेवा करने में बड़ा मन लगता था। पूरी हुजूम, आप जाइएगा कभी ज़रूर जाइएगा, वहाँ भी बाइट लीजिएगा।
लोग हमेशा आउट ऑफ शासन प्रशासन के थ्रू प्रॉपर चैनल होता है काम तो करते ही थे मैं, लेकिन उसमें कभी जो होते हैं कि इतनी लंबी लाइनें लगी है, कभी किसी को बहुत परेशानी है, कई दिन लग गया उनको, तो मुझ में पता नहीं क्या देखते थे वो। हमेशा चाहते थे एक बार आ गए, मैं उनको अगर देती थी सर्विस, देती थी गुड सर्विस देती थी, और आउट ऑफ टर्न उनको लगता था कि ये सर्विस मुझे मिल गया, इतनी जल्दी सेवा मुझे मैडम ने दे दी। तो धीरे धीरे ये सारे हुजूम मेरे पास आते थे और कहते थे मैडम के पास ही चलते हैं, उनके पास मुझे सर्विस क्विक सर्विस मिलेगी और मुझे इतनी लंबी लाइनें भी नहीं लगनी पड़ेगी, और चाहे वो दवाइयों का मामला हो या डॉक्टर से दिखाने की बातें हो, और किसी थ्रू प्रॉपर चैनल में जहाँ टाइम टेकिंग होता है, मामला अटक जाता है लोगों की, तो कहीं भी मैं लोगों को एज अवेयर करते हुए उनको सर्विस देती थी। जस्ट इसको मैं ऐसे ही लेती थी कि मेरा क्या चला गया, मैं ड्यूटी करने आई हूँ और उसमें ये करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे कि आप तो पहले सेवा तो मैं पहले ही भी करती थी। अब बड़ी जिम्मेदारी। तो हाँ, तो कभी कभी बाइट में कभी कितने लोग पूछते हैं ना आप राजनीति में पहले आए हैं, हम बोले हाँ ये निश्चित रूप से राजनीति में पहले आई हूँ, लेकिन राजनीति का जो है कि सेवा नीति, उस नीति से तो मैं सराबोर हूँ। मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सेवा करने का भाव बचपन से वो मुझे पहली बार नहीं कही है। तो सेवा करने का जो जिम्मेवारी है बड़ा मिल गया, बड़ा क्षेत्र मिल गया। हाँ, तो ये मेरे में लिखा होगा, तो परमेश्वर ने चाहे और पूरे अशोक महतो जी का और अभय जी का और पूरी आवाम का जो है, तो इनकी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी। और पूरी आवाम ने जो मुझे अपनी समर्पण, साथ, प्यार, सहयोग जो दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं ऋणी हूँ। इस ऋण को मैं पूरी तरह, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं पूरी तरह अगर निभा भी दूंगी पूरा, ये तो मुझे 100% है अपने पे भरोसा, लेकिन तप्पड़ भी लगेगा मुझे, क्योंकि मैं बड़ा क्रेजी हूँ कि मैं कितना भी कर देती हूँ ना काम, मुझे लगता है अपने तरफ से लेवल से कि कुछ रह गया है, उनके सुख सुविधा में कुछ रह गया है, कुछ कमी मेरे तरफ से मुझे और क्या करना है वो मैं क्या करूँ। तो मैं बहुत खोजी हूँ। अरे मतलब कि इन्वेंट करते रहता है। हाँ, मैं बहुत खोजी हूँ कि मैं चाहूँगी कि आवाम के बिना मांगे हुए, बिना कुछ अपने सुख दुख रखे हुए, मैं इनके लिए कितना कर सकती हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं मैम कि मुझे शादी करने का कोई प्लान ही नहीं था, ठीक है, जीजा जी रिश्ता लेकर के आए, ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, उस समय क्या सोच रहे थे अनीता जी? उस वक्त देखिए एक बार में बहुत लोग आए, उसके बाद खुद अशोक महतो जी आए। उनकी एक बातें मुझे, पहले तो मैंने भी मना कर दी थी, लेकिन एक बातें मुझे लगा कि ये सेवा का हुजूम इनके लिए इतना, ये जुनून है इनमें कि पूरी आवाम इनको इतना प्यार दे रही है और इतना इनका समर्पण कि इतने साल बिना इन्होंने कोई गलती नहीं की, समाज के लिए इन्होंने कभी इस तरह से हथियार नहीं उठाया, न कोई ऐसी मार काट गंदगी मचाई समाज के लिए। तो इन्होंने हमेशा जो भी किया है वो सामाजिक न्याय के लिए, इस देश के लिए, इस समाज को सही रखने के लिए। क्योंकि जब आपके सामने आपकी बहू बेटियों की कोई इज्जत कोई लूट दे लेता है तो आप क्या करोगे? एक भाई क्या करेगा? एक पिता क्या करेगा? एक समाज क्या करेगा? तो इन्होंने हर पहलू पर, हर स्तर से अपने आप को बहुत अच्छा सामाजिक न्याय के लिए काम किए। और सत्ताधारी में जो भी एंटी में आज देख रहे हैं, इनका पोजीशन, हाँ, इनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, जो कि मैं, चाहे वो कह लीजिए अभी मैं बहुत कुछ, जैसे आप कहते हैं ना खाकी मूवी, मैंने भी पूरी तरह देखी नहीं है उसको, लेकिन लास्ट मोमेंट वाला वो हमारे अभय जी ही दिखाए। वो मेरे जीजा जी हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह हम लोगों को संभाला है, मेरे परिवार को। क्योंकि वो भी एक बड़ी लंबी दूसरी कहानी हो जाएगी, क्योंकि मेरा परिवार को जिस तरह से उन्होंने संभाला, सबको मैनेज करके चले। आखिरी में क्या दिखाया वो? उन्होंने दिखाया कि अशोक महतो जी जो इतने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी, और इतने हुजूम सिर्फ नवादा और सिर्फ बढ़ौना गांव ही नहीं, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है उनकी इस कुर्बानी को। तो
उसको बदनाम करने की जो कोशिश की गई और इनके कैरेक्टर पर, जो कि ये इतनी बड़ी बात, मैं आज उनकी पत्नी हूँ, मैं खुल के कह सकती हूँ दावे से, एक देखिए मैं पत्नी हूँ इसलिए उनकी बड़ाई कर रही हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। वो हैं इस तरह से, क्योंकि इतनी हुजूम जो उनको कही, बदनाम करने की कोशिश, आगे वाला दिन जब सरकार आएगी, जब पोजीशन मिलेगी और हाथ मजबूत हो गए, तो मैं एक एक चीज़ गिन गिन के उस गलती का सुधार करूँगी और देखेगा पूरा समाज भी उस चीज़ को समझेगा, और सत्ताधारी ने जो बदनाम करने की इनको कोशिश की, एक एक का मैं गिन गिन के हिसाब लूँगी। अशोक जी आपसे अपनी जर्नी के बारे में भी बताते होंगे, अपने मतलब कि पास्ट स्टोरी के बारे में भी बताते होंगे, उसको सुन करके क्या लगता है अनीता जी, मतलब कि अंदर से क्या फीलिंग्स आती है? देखिए वो कहीं भी आप बैठे, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के साथ बैठ रहे हैं तो बात कुछ और होगी, या मेरे पास बैठ रहे हैं कुछ और बातें। उनके हर एक हमेशा एक ही बातें हैं, एक ही सच्चाई ही है। तो मैं अक्सर गैदरिंग में ही बैठती हूँ उनके साथ भी, तो उनकी बातें जो सुनती हूँ, ज़्यादा तो मौका नहीं मिला है, लेकिन जो भी मैंने सुना है कि बहुत क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत हैं ये, और कहते हैं ना कि ये बने ही हैं, इनके रोम रोम में अच्छी राजनीति है। भेदभाव वाले नहीं, भेदभाव वाली नहीं, सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ते रहे, और उसी लड़ाई में कहते हैं ना ये तो बहुत ज्ञानी भी हैं, स्पिरिचुअली भी हैं। देख, मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा आडंबर और पाखंडवाद में नहीं हूँ, लेकिन मैं पूजा करती हूँ, और हर एक धर्म की जो एक ही चीज़ है, हर धर्म का न्याय, और सबको बराबर रखना, और सभी को इज्जत देना, बिल्कुल सभी का मान रखना, तो कहता है उस चीज़ को मैं मानती हूँ। इसीलिए हर एक धर्म को मैं बहुत पूजा की तरह देखती हूँ। तो मैंने जब इनको देखा, ये कह देते हैं कि अरे मैं इतना पूजा पाठ ये नहीं करता, ये नहीं कर पाते, समय भी नहीं दे, लेकिन ये मेरे से भी ज़्यादा है स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल, इंटरनली दिखावा नहीं करते। जॉब छोड़ दिया, आप पॉलिटिक्स में हैं, जो वहाँ के मित्र हैं वो बहुत याद करते होंगे आप? हाँ, वो तो बहुत क्रेज है उनमें कि कब अनीता, वो बहुत मिस कर रहे कि वो तो कह रहे थे कि फिर आप आ जाओ। कुछ लोग जो जितना नहीं जान पा रहे हैं इस चीज़ को कि राजनीति को राजनीति क्या होती है, इसमें कितनी समर्पण है, कितना, वो कहते हैं कि छोड़ अनीता, अब ये तो हार हो गई, आज यहीं आ जाए, हम लोग बहुत मिस करते हैं आपको, इतनी सर्विस मुझे मिलती थी, मैंने कि बहुत दुख दर्द से लोगों के जुड़े हुए थे। कितने बुजुर्ग आते हैं, तो फ़ोन कॉल सुन के आते हैं कि बेटा आ जाओ, हमें अभी भी बड़ी लंबी लाइनें में लगनी पड़ती है और दिक्कत हो रही है, जो भी है। लेकिन देखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल, मैं ये नहीं कहती, प्रशासनिक स्तर में थ्रू प्रॉपर चैनल में काम करना होता है। लोग तो चाहेंगे ही पब्लिक की, मुझे अगर क्विक सर्विस मिल रही है, आउट ऑफ टर्न मिल रही है, कुछ भी मैं उस चीज़ में आऊँ तो। उन कलीग्स का कॉल्स और आपके जो यहाँ के जनता है उनका कॉल्स, कौन प्रायोरिटी पे होता है अभी इस वक्त? देखिए, प्रायोरिटी में तो जितने भी कॉल्स आते हैं वो सब एक जनता की तरह ही है ना, हमारे अपने परिवार की तरह है। एक्चुअली मेरे में क्या है ना कि मैं वहाँ भी थी तो मेरे कलीग्स जो थे उनको कलीग्स कम समझते थे, वो मेरे अपनों जैसे हैं, परिवार हैं। और अभी भी देखिए, ये जो वर्ड जो कहते हैं ना जनता, ये राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से जनता हो जाती है। और मैं ना राजनीति में भले मैं आ गई हूँ, वजह यही लोग हैं, है ना, मैं राजनीति में आ गई, लेकिन राजनीति का मेन मकसद जो है ना सेवा बस उतना ही तक समझिए। और मैं नेता नहीं मानती अपने आप को, नेता बनाने वाली जनता होती है ना। तो ये जनता जो है जिसको कह रहे हैं, ये सभी मेरे लिए परिवार है और हमेशा रहेंगे। चुनाव बहुत, मेरी रोम रोम, मेरी सांसें जब तक है इनके लिए है। 24 का चुनाव लड़ रहे थे मैम, आपके बगल में, आपके सामने, मतलब कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, लड़ रहे थे, आप भी लड़ रहे थे, आप भी एक योद्धा थे, बहुत परेशान किया गया आप लोगों को, देखे हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से, वोटिंग तक आप लोग मतलब कि लगे रहे, भिड़े रहे। कैसे चुनाव को कैसे देखते हैं, मतलब कि पूरा लोकसभा चुनाव को? पूरे लोकसभा चुनाव में देखिए, जो भी समय हमें मिला, मेरी पूरी कोशिश थी पूरी जनता के बीच जाने की। कुछ जगह हाँ नहीं जा पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। फिर बाद में मैं गई भी हूँ, और कई बार मैं उन लोगों से मिलती, मेरी बातें होती रहती है, उनके सुख दुख में हूँ। और लेकिन ये जो हार है, ये हराई गई है,
ये आंखों देखा हाल मैंने देखा है और मैंने विरोध करने की बहुत कोशिश की है चुनाव के दरमियान भी। और कभी मौका लगे तो आप सिर्फ चुनाव पर बाइट लीजिएगा हमें। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक को मैं चैलेंज कर रही हूँ कि वो दोबारा चुनाव करके यहाँ देख लेते। मैंने लिखी भी थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट भी गए, पटना हाई कोर्ट भी गए और मैंने उनसे एक ही गुजारिश की थी कि चुनाव का तो हाल आपने देख लिया कि कई बूथों पर कितनी गंदी माहौल बनाई गई। देखिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि लोगों को घर रोका गया, घर पे जाके हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे उसको कई को बंधक बना लिया गया चुनाव के वक्त। उसके बाद उसकी कोई गलती नहीं, आराम से चुनाव हो गई, उसके बाद दूसरे दिन उसको छोड़ दिया गया। अच्छा। नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, उन्होंने जो वोटर्स हैं हमारे डायरेक्ट उसके घर पे जाकर उनको रोका गया, डराया धमकाया गया। उसके बाद भी मतलब हर एक स्तर पे उन्होंने कुछ भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा तकलीफ़ देने के लिए, आतंक मचाने के लिए। रास्ते पर महिलाओं को छेड़ा गया, उसके मोबाइल लिए गए। मैंने इतनी बाइट दी लेकिन कई लोगों ने तो चलाए नहीं, जो उनके लोगों थे। कई जो गोदी मीडिया जिसको आप कह सकते हैं, मैं तो किसी और की जुबानी बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए तो सब हैं अपनी। मैं तो उसके बाद जो बीच रास्ते पे वो किया गया, उसको घर डरा धमका के भगाया गया। जो लाइन में लगे हुए थे, मैं कई बूथ पे जब गई तो जब लाइन में लगे हुए थे वहाँ से आए, उस साइड से जब मैं आ रही हूँ तो मैंने देखा कि एक लड़का आराम से बगल में खड़ा हुआ था। मैं एक जाति विशेष का नाम लिए हुए आप समझ सकते हैं। उन लोगों ने जो जहाँ की पूरी तरीक़ा से वोट को 90% 100% छापा मारा है खुद उन लोगों ने। उसने क्या किया, हमारे वोटर जो लगे हुए हैं उसको हटा देना। मान लीजिए 14 प्रकार के आई कार्ड होते हैं जिसके बाद आपकी ये पहचान पत्र बनती है। उसके बाद जब आपका नाम आ गया, वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनको क्या करा, जब लेडीज आई, जो बुजुर्ग आए, उन लोगों को क्या बोला, आपकी ये आई कार्ड से वहाँ जो बैठा हुआ है, जो पोलिंग एजेंट लोग जो बैठे हुए हैं, उनको क्या बोला, कई जगह तो पोलिंग एजेंट को हमारे लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया गया, कई जगह डिस्टर्ब किया गया पोलिंग एजेंट को। फिर जो बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, ऑफिसर लोग, जो ऑफिसर्स बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह जो काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि अचानक वो लड़का मिसगाइड कर करके कि आपका ये आई कार्ड से नहीं आप दे पाएंगे, आप जाइए। अच्छा। अब बताइए वो क्या करेगी, वो बेचारा अनएजुकेटेड है। वैसे लोग आराम से उतर कह दिलखिन हमरा, तो बस आराम से निकल गई और मैं उधर से ही आ रही थी। ऐसे रुतबा मैंने कई बूथों पर देखा। फिर मैंने इमीडिएट उस लड़का को पकड़ा कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर फटाक से वो क्या करा, उसी लाइन में लग गया। फिर मैंने बोला उसको, जितने भी लोग थे अधिकारी पदाधिकारीगण, कि एक भी यहाँ प्रशासन के कोई लोग नहीं है, ये दोपहर में क्या है, और इसमें तो लंच कुछ नहीं होता। तो क्या हो रहा है, नहीं तो कह रहा है कि नहीं अभी लंच में है। कोई नहीं, पूरे बूथ पे लग रहा है ना कि जैसे भीड़ बकरी के जैसा एकदम से जनता को हटा देना। आप समझ गए कि किस तरीक़ा से मतलब लोकतंत्र रहा कहाँ, जब आपकी एक वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया और उसको छीन लेने का एक भी सारे हथकंडे अपना लिए। उसके बाद मैं अपना बोलते रही, सब जगह कहते रही, कोई सुनने वाला। मैंने कि कई ईमेल्स भी करे इलेक्शन कमीशन को, और सुप्रीम कोर्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि आज वो जो जमाई राजा बने हुए हैं सत्ताधारियों के, और कहते हैं ना एक पर्टिकुलर पार्टी के वो आदमी बन के रह गए हैं, वैसे ना बने, नहीं तो पूरी आवाम पक्को भरोसा नहीं रह जाएगी। लोकतंत्र को तो हनन करने में आपने कुछ कसर छोड़ा ही नहीं। अब यही दिख रही है कि देखिए आप लोग, मैं चाहूँगी चौथा स्तंभ और बहुत ही मजबूत स्तंभ है मीडिया, इस आप लोग हमसे भी उसी पर टाइप के सवाल पूछें, है ना, कि ताकि हमारा भी समय बचे, आपका भी समय बचे, और जो आवाम के हक और अधिकारों के बारे में हो। आवाम को हक और अधिकार, देखिए मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, आज छीननी पड़ेगी, और कलम और किताब की ताकत से
ताकत से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और छीननी पड़ेगी अपने अधिकार। मिलने से और मांगने से नहीं मिलने वाला है। चुनाव के वक्त मैंने देखा मैम कि आपके गाड़ी पे भी हमला किया गया है, आपने सोशल मीडिया के जरिए चीज़ों को दिखाया था। देखिए, उनकी जिसको जितनी समझ है और जितना समझ में आ रहा है करने दीजिए। और उसने बस हमला करके ही रह गया। वो वाकई में बहुत मजबूत होता कि तो बहुत कुछ कर सकता था। वो कुछ नहीं है, डराना धमकाना तक ही कर सकता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं सत्ता में आने के बाद, वो मैं अभी से बता रही हूँ। एक एक का हिसाब चुकता होगा। जो भी परेशान किया है, सिर्फ परेशानी की ही बात नहीं है। देखिए, जो उलझा हुआ इंसान होता है ना, और जो कमज़ोर इंसान होता है ना, वही लोग अभी सत्ता के सिर्फ सत्ता की आड़ में और सत्ता की पावर में आंखें जो चौंधियाई हुई है ना, जिसके वजह से जो मिसयूज कर रहे हैं सत्ता का मिसयूज जो कर रहे हैं, और उसके वजह से अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं, और उसके बाद गुंडों को पाल के और इस तरीका के जो काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि कितने बड़े पावरफुल हम लोग हर तरह से हैं। चुनाव है फिर 25 में आ गया है। तेजस्वी से भी मिले थे परसों आप नवादा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान, क्या क्या वार्तालाप हुई, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम पार्टी से जब भी मिलते हैं तो हमें मेरा एक ही मनसा है कि अपने पार्टी को मजबूत करना, और मैं इसी अपने आप को इसी जिम्मेदारी में रखती हूँ कि पार्टी को मुझे मजबूत करना है हर हाल में। जिस तरह कहते हैं ना कि घर में महिला रहती है तो घर को सजाना है, संवारना है, घर को मजबूत करना है, लड़ाई झगड़े फूट नहीं होना चाहिए। तो बस वही चीज़ है, हमें पार्टी को हर हालत में मजबूत रखनी है। और बस हार जीत पर भी आप सवाल अगर कर देंगे तो हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पूरे आवाम ने मुझे इतना कम समय में इतने प्यार दिए हैं, मैं कई जगह नहीं जा पाई हूँ, उनसे उनके सुख दुख नहीं सुन पाई हूँ, ये सच है। लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम से और जान के उन्होंने जो वोट किए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करते करते कभी नहीं थकूंगी। कभी तो 25 के चुनाव के लिए तैयार हैं अनीता जी? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ाएगी, और जहाँ से भी लड़ाएगी वो पार्टी का आउटलुक है, उनका काम है। मेरा काम है, अब जब राजनीति में आ गई तो मुझे पीछे नहीं देखना है। जैसे कई लोग कहे कि बेटा आ जाओ, नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो या बहुत कुछ कर लो, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, ये भी वही पार्ट है। मैं उसी पार्ट को देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ त्याग किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने नौकरी की त्याग की है। मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सभी ने दिए हैं, बस मुझे उस जिम्मेदारी को निभाना है, संभालना है। हर हाल में अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, सशक्त बनाए रखिए, कभी भी दिग्भ्रमित ना होए। मतलब कि सबको अपने आप पे एक विश्वास हो। हाँ, विश्वास बनाए रखिए, दृढ़ संकल्पित होके। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ। देखिए, आजकल जो है ना, आप देख रहे हैं हरियाणा का चुनाव, एनडीए किस तरह से जीत रही है, और महाराष्ट्र में क्या हुआ, और आपका दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली का आप बहुत सारे, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी जनता को भी बोलती हूँ, मेरे मंच से भी उतना मौका नहीं लग पाता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि वो जागरूक हों। अच्छे अच्छे महापुरुषों के, जो बहुजन के महापुरुष हैं, महानायक हैं, उनको पढ़ें, उनको जानें, और अपने आप में जागरूक हों, और अपना जीवन का ना, देखिए, निस्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। एक एक को अब निस्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा, और अपने जीवन के जो 24 घंटे का रूटीन है, उसमें कुछ पल राजनीति के बारे में सोचिए, और अपने समाज के बारे में सोचिए, सामाजिक न्याय कैसे करना है उसके बारे में सोचिए, और अपना समय दीजिए। हम कहते हैं ना, मैं तो यही कहती हूँ कि हम चाय भी पीते हैं ना, तो हम अच्छे सोचें, कुछ भी कर रहे हो पॉजिटिव माइंड, हमेशा पॉजिटिव माइंडेड होना है। और देखिए, कलम और किताब हमारा खतरे में है। नई शिक्षा नीति जो आई हुई है, तो गरीबों से शिक्षा नीति बहुत दूर हो गई है ना, ये तो इसलिए इसको बहुत 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 पहलू पर आप बात करेंगे तो मैं अभी क्या बोलूं, तो हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब शॉर्ट में कि हक मारी किस तरह से हो रही है, हमारे हक और अधिकारों को, हमारे बहुजनों का हक और अधिकारों की लूट मची हुई है, और हम
एकदम देखिए, जब मैं जॉब में थी तो सिर्फ अपने जॉब में सेंट्रलाइज थी और लोगों का दुख देख रहे थे, और मेरी एक लिमिट में मैं थी। उन लोगों का दुख मैं चाह के भी बहुत लार्ज स्तर पे दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसमें काम करके भी मुझे अपने आप में सेवा करके मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन मैं नहीं थी संतुष्ट, नहीं थी संतुष्ट। तो मैं, आपको क्या लगता है, मैं तो आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे नेता चुनिए, और तभी अच्छे नेता चुनेंगे तो राजनीति आपकी अच्छी राजनीति होगी, और अच्छी राजनीति के आप शिकार, गलत राजनीति के कभी शिकार नहीं होंगे। मुंगेर में जो हमारी हार हुई है, ये मुझे हराई गई है, और मशीनी जनादेश द्वारा आई हुई सत्ता है ये। मशीनी जनादेश है ये। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने जब चुनाव हुआ था, हमला हुई थी और इतनी लूट मची हुई थी, तो मैंने बोला था इलेक्शन कमीशन को, मैंने रिटन वे में दिए थे, उस पर वो संज्ञान नहीं लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप कम से कम, चुनाव तो टल गया, अब आप 4 जून को काउंटिंग सही से करवा दीजिए। लेकिन वोटिंग के बाद ये बात बोले? हाँ, वोटिंग के बाद। तो उन्होंने इस पे भी संज्ञान नहीं लिए, और 4 जून को जो मेरे आँखों के सामने जो मैंने देखी है कि वहाँ भी लूट मचाई गई है। जहाँ पे काउंटिंग हो रही, जहाँ काउंटिंग हो रही थी, वहाँ भी आराम से हर एक, जो कहते हैं ना, हर एक राउंड जो चलता है, हर एक राउंड में, और ऑफिसर जो होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, राइट, माइक्रो ऑब्जर्वर, राइट नाउ रिमाइंड हुआ। अब एक माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं, वो अपनी जगह पे खुद एक माइक्रो ऑब्जर्वर सिंगल ना रह के कई माइक्रो ऑब्जर्वर को लड़के टाइप का वहाँ रखा था, और मैंने उसके खुलेआम जब बाहर से देख लिया, तो मैं जब गई अंदर से, जब मुझे नोटिसेबल लगा कि निश्चित रूप से समथिंग रॉन्ग और मेजर रॉन्ग हैपनिंग, तो मैंने बोला कि आप मुझे आने दो। तो जब मैंने उसका देख रही हूँ खोल के, तो वो फटाक से बंद कर लिया, अपनी फाइलों को बंद कर लिया। हम बोले कि यहाँ एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मेरे से परे हो सकता है, जिसको तुम हिडन रख सकते हो, लेकिन फिर भी उसने हिडन रखा। तमाम प्रकार से आप लोगों को हराया, प्रकार से हराई गई है, क्या मैं बोलूँ, हर तरह से। तभी तो जब जनता के बीच जा रही हूँ, तो जनता कह रही है, बेटा तो वोट तो हम लालटेने पर दे लिए, अब कहाँ चल गए, तो हमरा कैसे कहे जो तोहनी सबके ना करे कहा, बताइए क्या करे। जनता तो, आवाम तो जागरूक है, हम उनको बार बार भी बोले कि जागरूक, अब हमको आवाम को इस तरह से जागरूक करनी पड़ेगी, इस तरह से जागरूक करने की कि आपको घर में आके कैसे रोक लिया वोट देने के अधिकार को, आपको लड़ाई वहीं लड़नी पड़ेगी। आपको रास्ते पे चलते हुए कैसे आपको रोक दिया, आपको वहीं पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप जब लाइन में लगे हुए थे, तो आपको कैसे बोल दिया कि आपके इस आई कार्ड से ये आई कार्ड वैलिड नहीं है, आपको वहीं पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं वो लाइन में लगे हुए जितने भी लोग थे, मैं उन लोगों में भी अगर एक भी तो पढ़ा लिखा होगा, मैं उन अपनी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा आप लोग इतने लाइन में लगे हुए थे, बुजुर्ग भी रहे होंगे, महिला भी रही होगी, यंग भी रहे होंगे, आप सभी में से कहीं पूरी लाइन में से कोई भी तो एक पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो निकल के क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई, अपने क्यों नहीं बुलंद आवाज़ उठाई कि उस बच्ची को जागरूक करना पड़ेगा। इस तरीका से आपको जागरूक होना होगा। एक अनीता एक बार में बेटा एक ही बूथ पर जा सकती है ना, एक बार में मेरी आंखें एक ही जगह देख सकती है। हर एक बूथ पे एक अनीता पैदा होना होगा, आप ये बोल रहे हैं। हर एक बूथ पर आपको अनीता पैदा होना है। बिल्कुल। तो इस तरीका से मैं जागरूक करना चाहूँगी आवाम को, कलम की ताकत आप समझिए, और हम जहाँ आपको परेशानी है वहाँ आप एकदम ठोक बजा के आवाज़ उठाओ, चाहे जिस तरीका से आवाज़ उठाने पर। कहते हैं तो महिलाओं पे एक बात बताइए, महिलाओं के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो पहले तो हम प्यार से ही समझाएंगे, प्यार से ही समझाएंगे ना, और उसके बाद बदतमीजी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या उसको छोड़ देंगे कि जो चाहो वो करो? हाँ, मैं अगर फ़ोन भी कर दिया कि प्रशासन आ रही है जा रही है, अगर उसको आने में लेट हो रही है या वो प्रशासन बिकी हुई है, तो क्या मैं अब इज्जत लूटने दे देंगे? क्या करेंगे उसको तो पता ही है ना, क्या करेंगे। पूरी आवाम ये सुन रही होगी, अपनी हाथ में अपनी इज्जत का
आपको खुद ही प्रेरणा ये लेना है और आप ही पूरे शासन प्रशासन सत्ता सब कुछ है। ये डिले हो रही है कुछ भी रही है, अपना खुद लड़ाई लड़नी होती है। मेरा यही कंक्लूसिव है। बोलते बोलते मघी भी बोले लगलू हल, तब मघी बोले लगी सीख गलू है। हाँ सीख गए। ये भाषा बिहार की भाषा मुझे इतनी प्यारी है, मैं बता नहीं सकती। अच्छा। हाँ, जब मैं वहाँ जॉब कर रही थी तो मुझे लगता भी नहीं था कि मैं बिहार फिर, क्योंकि पेरेंट्स मेरे रहे नहीं हाँ। तो कि मैं बिहार आ पाऊंगी, क्योंकि नौकरी ही करना है, जिम्मेदारी में बंधी हुई। मैंने बताया ना अपना, ये मेरा नेचर है कि मैं रच बस जाती हूँ एकदम। जो चीज़ मुझे दे देंगे ना उसमें ठान लेती हूँ मैं उस तरीके से। चलते चलते ये धन्यवाद दीजिए अब है जीजा जी को, जिनका सामने जो बैठे हुए जीजा जी हैं। हाँ ये कि इन्होंने ही बोला कि बार बार हमें बोलते थे कि तुम्हारा घर है, उस घर में कम से कम साल में भी एक बार दो बार जाया करो, देखा करो वो परिवार के लोग तुम्हारे में, क्योंकि मेरे पिताजी की भी प्रतिष्ठा रही है। वो भी समाज के प्रति समर्पित थे। राजनीति उनको नहीं पसंद थी, लेकिन जनता को बस ऐसे ही सेवा करना है उनको। चलिए चलते चलते एक और सवाल बता दीजिए मैम कि नन्हे कल किलकारी कब गूंज रहे हैं अशोक महतो जी के मकान में? ये देखिए, ये पूरी आवाम की, जब मुझे तो लगता है ना कि इस पर तो मेरी सोच भी नहीं। हाँ, कोई सोच नहीं है अभी, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने जो मुझे मेरा माइंड सेट है कि पूरा फोकस है जनता का हक दिलाने पे। जब तक वो हाँ, दिलाते आवाम देखिए जब मेरे साथ चलती है, वर्किंग जाती है ना, इलेक्शन में जब हम अभी भी पूरे जाते हैं जनता के बीच, तो उसमें मुझे लगता है कि जब इतनी हुजूम जा रही है तो सबसे पहले उनका सुनना है ना। मैं भूल जाती हूँ, रियली ट्रूली सेइंग, मैं भूल जाती हूँ अपने आप को। अभी देखिए कम समय रहने के वजह से ये तो पूरा क्षेत्र में कुछ जगह हम अगर जा रहे हैं तो अलग अलग बांट लेते हैं। उस टाइम भी मुंगेर में भी कम समय था, ये पूरी जगह हम लोग जा नहीं पाते थे, तो अशोक महतो जी आधा गए, आधा जगह हम गए। तो यही हम लोगों में रह गई कि हम लोग दोनों जगह, जहाँ वो जाते थे वहाँ हमें भी ढूंढते थे लोग, है ना, जहाँ हम जाते थे उन्हें भी लोग। तो देखिए जनता तो अपनी जगह बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, वो तो दोनों को चाहिए। और खुद हमारी भी इच्छा है कि हम सभी जगह जाएं, है ना, लेकिन कम समय की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। अब उस परिवार के बीच एक एक लोगों से मिलते रहे और जाएंगे भी, जाते रहेंगे बस। और कि मैं ये जिम्मेदारी, देखिए उन लोगों का काम करते करते अगर लिखा होगा, जैसे कहते हैं ना विधि का विधान था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि अशोक महतो जी को मैं तो ढूंढने नहीं आई थी और ये तो फिर जैसे जैसे हो गया और सबका प्यार मिला, समर्थन मिला, ये मैं तो जीत ही कहूँगी। मुंगेर लोकसभा ये आंकड़ों के आधार पर अगले ने हार हुई है, लेकिन मैं, जनता ने तो मुझे जिता दिया है। इस प्यार का ऋण मुझे चुकता करना है। मैं बेचैन हूँ कि उनका ऋण कैसे चुकता करूँ, है ना, तो समर्पित हूँ। और रही बात, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और रही बात जिस तरह से सभी कुछ हुआ, लिखन तो हुआ, वो भी परमेश्वर ने चाहे तो वो भी हो जाएगा। चलिए, हमारे बगल में अनीता जी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया और ये बता रहे हैं कि मैंने चुनाव हारा नहीं है, मुझे हराई गई है, मैं चैलेंज करती हूँ और चैलेंज कर भी रहे हैं लाइव इंटरव्यू में। बाकी अनीता जी के इन तमाम बातों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले एपिसोड में अगले नेता के बारे में जानेंगे कि वो अपने जर्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।